हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम बागोर के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बागोर राजस्थान के जो भीलवाड़ा ज़िला है उससे 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के बाएं तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। और यह स्थल है वो मुख्य रूप से मध्य पाषाणकालीन जो पुरास्थल है उसकी दृष्टि से है, वो ये पुरास्थल है, ये आर्कोलॉजिकल साइट है, वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन न केवल ये पुरातात्विक स्थल है वो मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल के रूप में प्रसिद्ध है, अपितु इस स्थल के प्रकाश में आने के पश्चात राजस्थान की जो मानव है उसका किस तरह से क्रमिक विकास हुआ, किस तरह से वो पाषाण काल से निकल करके किस तरह से वह एक नए युग है ताम्र पाषाण काल, और फिर किस प्रकार लोह युग में प्रवेश करता है। तो इस स्थल के प्रकाश में आने के पश्चात हमें मानव के जो क्रमिक विकास है उसको समझने के अंदर हमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो ये जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो राजस्थान की जो बनास नदी की जो सहायक नदी है कोठारी नदी, उसके तट पर ये स्थल स्थित है। और इस स्थल ये जो इस स्थल है उसकी खोज है वो करने का जो श्रेय है वो जो ढक्कन जो कॉलेज है जो पूना है उसके जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद वी एन मिश्रा जी है और एक जर्मनी के जो पुरातत्वविद लेसनिक है, उन्होंने मिलकर के 1967 में इस महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल की खोज की। और उसके पश्चात 1968-70 के बीच में है वो प्रोफेसर वी एन मिश्रा साहब के नेतृत्व के अंदर है वो इस स्थल की खुदाई की गई। और इस खुदाई के पश्चात है इस पुरास्थल से हमें मध्य पाषाण काल से लेकर के लोह युग तक की है जो जो 3 संस्कृतियां हैं उनकी विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। अर्थात मानव है वो किस प्रकार मध्य पाषाण काल से निकल करके ताम्र पाषाण काल में प्रवेश करता है और किस प्रकार वो प्रगति करता हुआ लोह युग के अंदर प्रवेश करता है। तो मानव के विकास की विभिन्न मानव के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न चरणों को समझने में है वो ये पुरातात्विक स्थल है वो हमारी मदद करता है। तो ये जो पुरातात्विक स्थल है, इस पुरातात्विक स्थल जो बागोर नामक जो पुरातात्विक स्थल है उस वहाँ पर एक महासतियों का टीला है। उस महासतियों का टीले का जो उत्खनन किया गया तब इस स्थल से वो महत्वपूर्ण है वो सामग्री है वो प्राप्त हुई। और इस स्थल से जैसे कि मैंने बताया कि प्रमुख रूप से मध्य पाषाणकालीन जो मानव है जो 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 मिसोलिथिक जो 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 एज है उससे संबंधित है वो महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री मिलती है, मतलब आदिम मानव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए इस स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय है या आदिम संस्कृति का अजायब घर है वो कहा जाता है, क्योंकि आदिम मध्य पाषाण काल से संबंधित है वो काफ़ी प्रस्तर उपकरण है मानव के हैं वो इस स्थल से मिलते हैं। और हम ये कहें कि राजस्थान में जो कृषि और पशुपालन के जो प्राचीनतम जो अवशेष हैं वो हमें जो बागोर नामक जो स्थल है उससे मिलते हैं। तो एक प्रकार से ये जो 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 बागोर नामक जो स्थल है, जैसे मैंने बताया कि बागोर नामक जो स्थल है वो एक बहुसांस्कृतिक स्थल है। और इस स्थल को प्रमुख रूप से है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो इसमें तीनों जो स्तर हैं मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोह युग है, उन तीनों अवस्थाओं से तीनों फेजेस से संबंधित है वो महत्वपूर्ण है वो जानकारी मिलती है। लेकिन यदि हम एक एक फेज की यदि हम चर्चा करें, यदि इसकी प्रथम फेज की चर्चा करें जिसको मध्य पाषाणकालीन जो फेज कहा जाता है जिसका समय है वो इतिहासकार हैं वो 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में है वो निर्धारित करते हैं। तो इस फेज के अंदर है वो प्रमुख रूप से हमें जो प्रस्तर के उपकरण है माइक्रोलिथ उपकरण है वो मिलते हैं। और ये जो माइक्रोलिथ उपकरण है वो क्वाड जो चट नामक जो पत्थर है उसका उसके द्वारा जो माइक्रोलिथ उपकरण है उसका निर्माण करते थे। और उनमें अधिकांश है वो ब्लेड जो नामक उपकरण है वो ज़्यादा मिले हैं। हालांकि उपकरण है वो फ्लेक है, ब्लेड है, चिप है आदि लघु पाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। और इनकी जो लघु पाषाणकालीन जो माइक्रोलिथ उपकरण है उनकी साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक हमें मिलती है। और इसमें जो
ये जो उपकरण है वो एक प्रकार से मछली पकड़ने के लिए, मारने के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए, विभिन्न पदार्थों को छीलने के लिए वो काम में लेते थे। तो ये जो प्रस्तर उपकरण है, इन प्रस्तर उपकरणों के अंदर ब्लेड है वो प्रमुख रूप से हमें मिलती है। और इसके साथ साथ इस जो प्रथम फेज है उसमें हमें जो विभिन्न पशुओं की हड्डियां मिलती हैं, जैसे चीतल है, सांबर है, हिरण है, गाय है, बैल है, भैंस है, आदि पशुओं की जो हड्डियां मिलती हैं। तो इसके आधार पर है वो पुरातत्व अनुमान लगाते हैं कि इस काल का मानव है वो जो शिकारी जीवन है और पशुपालक जीवन है वो एक प्रकार से है वो जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात जो खाद्य जो एक तरह से उसको जो जो पशुपालन है और जो कृषि है उसकी ओर संकेत करता है कि ये जो पशुपालन करना है वो मानव ने प्रारंभ कर दिया था। तो इस जो मध्यपाषाणकालीन जो स्थल है उससे हमें झोपड़ियाँ मिलती हैं, और एक तरह से जो उस झोपड़ियों के जो फर्श है उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हमें मिलते हैं। तो इस मध्यपाषाणकालीन मानव के विषय में ये भी अनुमान लगाते हैं कि इनकी जो झोपड़ियाँ हैं, रहने का जो आवास है, वो एक प्रकार से गोल होते थे। और इसी जो प्रथम फेज के अंदर है वो हमें एक मानव कंकाल है, एक लेटा हुआ मानव कंकाल है वो मिलता है। इस फेज के अंदर है वो हमें हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से क्या है कि जो जो प्रथम फेज है उसमें हमें एक प्रकार से जो मानव की जो अस्थियाँ मिलती हैं, उन अस्थियों के आधार पर हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये जो अस्थियाँ हैं वो मानव है वो जो इस काल का जो वो हम कहना चाहिए कि जो लोग हैं वो मृतक संस्कार जो करते थे, दफनाते थे, तो उसमें एक प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर वो उसको लेटा देते थे। तो उसके मृतक संस्कार की विधि है उसकी हमें जानकारी है वो एक प्रकार से मिलती है, क्योंकि हमें अंतिम संस्कार के विषय में हम ये कह सकते हैं कि वो मृतक को है वो दफनाते थे। और जो मृतक को दफनाने के साथ साथ है वो एक प्रकार से उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो आभूषण वगैरह हैं या दैनिक जीवन में काम आने वाली जो सामग्री है वो भी एक प्रकार से है वो उसके साथ है वो हमें मिलती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पुनर्जीवन में भी ये वो विश्वास करते होंगे। लेकिन जब हम अब इसमें जो प्रथम फेज के पश्चात जब हम द्वितीय फेज के अंदर जब हम जाते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उसमें हमें पशुओं की हड्डियां हैं और जो माइक्रोलिथ उपकरण है उनकी संख्या में कमी दिखाई देती है। और उसके स्थान पर जो तांबे की जो वस्तुएं हैं और जो हमें जो मर्दभांड है वो हमें दिखाई देते हैं। तो तांबे की जो वस्तुएं हैं उसमें हमें 5 तांबे के उपकरण मिलते हैं, जिसमें लंबी छेद वाली सुई है जो 10.5 सेंटीमीटर की थी, कुंताग्र है और त्रिभुजाकार शस्त्र है जिसमें 2 छेद हैं। तो इस प्रकार के तांबे के उपकरण है जो हमें इस काल के अंदर मिलते हैं, जिसमें बाणाग्र है, भाले का एक नोक है आदि मिलते हैं। तो इसमें हम इस द्वितीय काल की मिली जो पुरातात्विक सामग्री है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय फेज के अंदर जो बागोर का जो मानव है वो पशुपालन के अतिरिक्त है वो जो कृषि है वो भी करना उसने प्रारंभ कर दिया था, कृषि से भी वो परिचित हो गया था। और इस द्वितीय फेज के अंदर हमें बड़ी संख्या के अंदर है वो कार्लिलियन है, गार्नेट है और हड्डियों के आभूषण भी हमें मिलते हैं। और एक हमें माला मिलती है पत्थर और हड्डियों के मनकों की मिलती है, जिसके अंदर क्या है कि जो मानव जो दफनाया गया था उसका जो कंकाल है उसके गले से वो अभी एक माला मिलती है। इसका मतलब विभिन्न जो स्टोन्स हैं या हड्डियां हैं उसकी वो माला बनाने की पद्धति से भी परिचित हो गए थे। और इस द्वितीय फेज की जो झोपड़ियाँ हैं उसके फर्श के अंदर है वो पत्थर के टुकड़े में मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय फेज है उसमें जो मानव है उसका जो एक कंकाल मिलता है वो एक जो आवास के अंदर ही मिलता है। तो इसका मतलब ये अंदाज़ लगाते हैं कि द्वितीय फेज में मानव है वो डेड बॉडी को दफनाने के लिए अपने आवास के नज़दीक ही है जगह को वो काम में लेता था। तो एक तरह से मानव के अंतिम संस्कार की जो विधि है उसकी जानकारी इन कंकालों के द्वारा होती है। और अस्थियों से विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और विभिन्न आवासों के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ तक इनके जो मर्दभांड है वो
द्वितीय फेज के अंदर है वो चाक से नहीं बनाते थे, जबकि तृतीय फेज में हम देखते हैं कि द्वितीय फेज के जो मर्दबांड है वो हाथ से निर्मित ही प्रतीत होते हैं, जबकि तृतीय फेज हम लोह युग के देखेंगे तो उसमें चाक से बनाए हुए मर्दबांड देखते हैं। और जो द्वितीय फेज के जो मर्दबांड है उन मर्दबांडों के अंदर विभिन्न प्रकार का जो रेखाएं मिलती हैं हमें, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव ने एक प्रकार से है वो उसका जो जो सोच है उस पर परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और उसकी जो जो रेखाएं हैं उसमें जो एक प्रकार से जो चित्रांकन हमें दिखाई देता है वो केवल एक ज्यामितीय चित्र में दिखाई देते हैं, अलंकरण दिखाई नहीं देता। और बर्तनों के ऊपर लाल रंग और भीतर वो काला रंग हमें प्रतीत होता है। और जब हम कहें कि ये चाक से नहीं बनाते थे, हाथ से बनाते थे। और आभूषण है वो मिलते हैं। और जो तृतीय चरण की जब तक हम बात करते हैं तो तृतीय चरण के अंदर है वो हमें लोहे के उपकरण मिलते हैं, कांच के मनके मिलते हैं और ईंटों के बने मकान भी उपलब्ध हो जाते हैं। इसका मतलब मानव ने काफ़ी विकास कर लिया था ऐतिहासिक काल तक आते आते। और इस काल में एक मानव कंकाल भी मिलता है जो कि एक तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ लेट करके उसको दफनाया गया था। अर्थात दफनाने के लिए पहले जो पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था, अब लोक युग आते आते वो अंतिम संस्कार की विधि है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो अर्थात उसकी सोच में है वो एक तरह से परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। तो लोह युग तक आते आते है वो एक प्रकार से जो मानव की जो मानसिक विकास है वो इस पुरातात्विक सामग्री के आधार पर उस मानसिक विकास के बारे में भी हम अंदाजा वो लगाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भागोड़ नामक जो पुरातात्विक स्थल है जो जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वो वीरेंद्रनाथ मिश्र है उनको जाता है, वो लेसनिक को जाता है। और उनके प्रयास से जो भागोड़ नामक जो स्थल प्रकाश में आया तो उसके प्रकाश में आने के पश्चात अब जो राजस्थान के जो मानव का जो सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार जो 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 राजस्थान का मानव है वो किस प्रकार पाषाण काल से निकल कर किस तरह से ताम्र पाषाण काल और किस प्रकार लोह युग के अंदर प्रवेश करता है। तो उसके जो सांस्कृतिक विकास की जो कड़ियाँ हैं उसको समझने के अंदर, सांस्कृतिक विकास के जो विभिन्न चरण हैं उसको समझने में हमें मदद मिलती है भागोड़ की पुरातात्विक सामग्री। तो भागोड़ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हम मिसोलिथिक एज अर्थात पाषाण काल से लेकर के धातु काल तक का जो विकास है, लोह युग तक का जो विकास है उसको समझने के अंदर हमें मदद मिलती है। और संस्कृति के तीनों चरण है उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान है वो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं था। राजस्थान का जो मानव जो उस समय भारत के या विश्व के विभिन्न हिस्सों के अंदर मानव खाद्य संग्रह अवस्था के अंदर है वो जी रहा था। तो उस समय जो भागोड़ का जो मानव है या राजस्थान का जो मानव है उसने सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी विकास कर लिया था और वो कर्मिक रूप से अपना विकास कर रहा था। तो ये समझने में हमें भागोड़ है वो महत्वपूर्ण हमें सहायता करता है। तो प्रमुख रूप से ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, लेकिन मध्य पाषाणकालीन स्थल के साथ साथ इसमें जो सभ्यता के जो नेक्स्ट चरण है ताम्र पाषाण का और लोह युग है उससे संबंधित है भी सामग्री हमें मिलती है। तो इस तरह से हम जो भागोड़ है वो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है वो हम कह सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।